अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोएनर्जेटिक्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे पहले मैं बायोएनर्जेटिक्स में जो शुरू वाली चीज़ें हैं फर्स्ट पार्ट में वो बताऊंगी, फिर सेकंड पार्ट में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बायोएनर्जेटिक्स होता क्या है? बायो मीन्स कि हमारी लाइफ और एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी को डील करना। सो ऑल दोज ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हो रहे होते हैं उसको हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी होती है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू डू वर्क। ठीक है, जो भी एनर्जी आपको चाहिए होती है कोई भी वर्क करने के लिए, ऑब्वियसली हमारे बॉडी रिएक्शन भी वर्क ही होते हैं। बेसिकली डेल्टा जी ये प्रिडिक्ट करता है कि हमारी रिएक्शन की फीजिबिलिटी क्या है। फीजिबिलिटी मतलब हम कहते हैं कि रिएक्शन कितने चांसेस है कि वो रिएक्शन होगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अगर हो जाए तो हमने कहा था कि ये डेल्टा जी जो है वो जीरो हो जाती है, और यही प्रिडिक्ट करता है कि वेदर अ रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉट। रिएक्शन की फीजिबिलिटी को डेल्टा जी प्रिडिक्ट जो है वो करता है। फिर आ जाएगा एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है डेल्टा एच, और एच से आप याद रखो कि ये हीट कंटेंट में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो हीट कंटेंट होते हैं उनमें जो चेंज होता है उसको हम डेल्टा एच से या एंथैल्पी से जो है हम डिनोट करते हैं, उसके हम यहाँ पे डेल्टा एच से उसको शो करते हैं। अब ये आपको नहीं प्रिडिक्ट करेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं, फीजिबिलिटी ये नहीं प्रिडिक्ट करेगा, ना फीजिबिलिटी एंथैल्पी कर सकती है ना एंट्रोपी कर सकती है, सिर्फ डेल्टा जी करती है। ठीक है, ये एंथैल्पी की बात हो गई, हीट कंटेंट का चेंज। और ये याद भी रखना कि ये जो एंथैल्पी होती है वो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमने ये बात किया ना कि चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा फुर्तीला है, उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन जो है वो प्रेडिक्ट करता है। उसके बाद आ जाएगा एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन दी रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस में चेंज या उसकी डिसऑर्डरनेस में चेंज। और ये भी आपके पास प्रेडिक्ट नहीं करता, ये प्रेडिक्ट मतलब फीजिबिलिटी को प्रेडिक्ट नहीं करता, ये प्रेडिक्ट करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को, कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन जा जाता है। अब जब हम एंथैल्पी को एंट्रोपी को दोनों को कंबाइन करते हैं, साथ आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ये भी आ जाता है, तो फिर आपके पास यहाँ पे बनता है डेल्टा जी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो हमारी पहली इक्वेशन जो है वो है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोबेबली आ सकती है, ईजी सी है। दूसरा ये आपके पास जो टी होता है ना वो आपके पास केल्विन में होता है। अगर आपको सेल्सियस में गिवन है तो सिंपली आप उसको यहाँ पे 270 ऐड कर दो तो आपको केल्विन में जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया, हमने इसकी बात की। इसके बाद फ्री एनर्जी चेंज अगेन हम बात कर चुके हैं। सो फ्री एनर्जी चेंज बेसिकली हमने कहा था, अच्छा यहाँ पे दो तरह की होती है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी होता है किसी भी स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन पे जब आप फ्री एनर्जी चेंज करते हो, आपकी मर्जी की कंसंट्रेशन है। प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल आप कह लो 3 मोल पर लीटर है, जो रिएक्टेंट है वो 2 मोल पर लीटर है, आपकी मर्जी की जो होती है ना, कोई भी आपके पास स्पेसिफाइड वेरिएबल कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम डेल्टा जी नॉट की बात करते हैं तो वो स्टैंडर्ड आ जाता है, यानी कि वो कंसंट्रेशन जो हमें हमेशा पता होगी। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जिस कंसंट्रेशन को आपको पता हो, जो कि होगी 1 मोल पर लीटर, रिएक्टेंट भी वही होगी, प्रोडक्ट भी वही होगी। ठीक है, ये हमने बात करी कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम यहाँ पे होता है कि डेल्टा जी किस तरह से जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। डेल्टा जी थोड़े बहुत रिएक्शन का डायरेक्शन भी प्रोटेक्ट करता है, यही प्रोटेक्ट करेगा ना ऑब्वियसली की फीजिबिलिटी कितनी है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स है ना उसकी जो एनर्जी है वो एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट फिलहाल कम है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट की जो एनर्जी वो ज़्यादा है। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है। और रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ना ही सिर्फ आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देगी, बल्कि आपके पास वो एनर्जी हमें आहिस्ता और ऐसा साइड प्रोडक्ट भी मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट इतनी ज़्यादा एनर्जाइज होगा कि वो जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, जल्दी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ आपको डेल्टा एनर्जी भी मिलेगी। इसका मतलब हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एक्सर्जोनिक है, हमें एनर्जी मिल रही है। दूसरा हमें यहाँ पे बताना चाहिए कि इसमें आपको पता है नेट लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, हमें एनर्जी एज अ साइड प्रोडक्ट मिल रही है, और ये रिएक्शन बड़ा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने एंजाइम्स पढ़े थे, हमने कहा था कि जिसकी ट्रांजिशन स्टेट बड़ी जल्दी आ जाती है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर जाता है। उसके बाद यहाँ पे हो गई एक्सोजोनिक का, दूसरे ने कहा कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा देती है, ये हमने सारी बातें करनी। इसके अलावा जब आपके पास रिएक्शन की एनर्जी पॉजिटिव होगी, जब आपके पास डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा, इसका यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की एनर्जी ना वो ज़्यादा है, यानी कि आपके पास डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब है कि एंड पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में एनर्जी ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पे रिएक्टेंट में ज़्यादा थी। आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी में मिल रही थी वो साइड प्रोडक्ट में मिल रही थी। ठीक है, प्रोडक्ट एक अलग चीज़ है और एनर्जी आपके पास एक अलग प्रोडक्ट था। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। यहाँ पर हमें सिस्टम में एनर्जी डालनी पड़ती है ताकि हम एक लो एनर्जी रिएक्टेंट से हाई एनर्जी प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, और दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पे ये एंडोजेनिक रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है और ये स्पॉन्टेनियसली नहीं प्रोसीड करेगा, इसमें हमको एनर्जी डालनी पड़ेगी। और डेल्टा जी जीरो जब होता है जब आपके पास दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, यानी कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। दूसरा डेल्टा जी फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन का, तो वो कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी मैग्नीट्यूड में तो बैकवर्ड से सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ आपके पास साइन में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का -5 है तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो है वो +5 होगा। उसके बाद वो कहें कि डेल्टा जी एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो आपके पास डेल्टा जी को आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक और उन्होंने इक्वेशन बता दिया कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। आर आपके पास हम आगे देखेंगे क्या होता है, और ये लॉग है B/A। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। और इसमें कहने कि डेल्टा जी नॉट जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड गैस कंसंट्रेशन है, आर आपके पास गैस कॉन्स्टेंट है 1.987 कैलोरीज पर मोल केल्विन। ए की आपके पास कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो इसमें याद रख लो, ऐसा कोई मसला नहीं है। आर इक्वल्स टू 1.987 कैलोरीज पर मोल केल्विन। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई भी आपके पास जो होते हैं वो आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है मोलर कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की।
उसके बाद हमने ये बताया कि आपके पास अगर रिएक्शन में पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। यूजुअली हमारे पास क्या फीवर हो रहा है कि डेल्टा जी जो होता है ना वो नेगेटिव हो। डेल्टा जी नेगेटिव का क्या मतलब है कि अगेन वही चीज़ वहाँ पे आ जाती है कि डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है कि आपके पास रिएक्शन की जो रिएक्टेंट्स है उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो आपके पास बड़ी जल्दी जो है वो फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव, उसमें नहीं यूजुअली हम क्या कहते हैं कि बी ओवर ए का जो रेशो है वो कम हो। बी ओवर ए का रेशो कम होने का मतलब है बी प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स बी प्रोडक्ट्स हैं और ए जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। अगर प्रोडक्ट्स कम है, ठीक है, रेशो कम होगा, इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे होता है ना बी ओवर ए, जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे बी प्रोडक्ट्स हैं, बी जो है ठीक है वो प्रोडक्ट्स है और ए जो है वो रिएक्टेंट है। अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि बी कम है। आपको पता है न्यूमरेटर से जो है वो हम डोनेट करते हैं कि क्या कम होता है, तो बी कम है। जब बी कम होगा, प्रोडक्ट कम होगा, तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट से ये बनाने पड़ेंगे, तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसलिए बात करें कि आपके पास जब क्या नाम है डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, तो आपके पास इसको हम यहाँ पे रिएक्शन को फॉरवर्ड हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर आपके पास ये जो रेशियो है ये कम हो, जिसमें फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कम है, तो इस वजह से इस तरफ जा रहा है। तो आपके पास ओवरऑल हमने कहा था कि बी ओवर ए की रेशो कम होने की वजह से इस रिएक्शन जब आप इस रिएक्शन में पढ़ोगे ना, जब ये रेशो कम होती है तो ये रेशो कम होगी, तो यहाँ पे लॉ कम होगा, तो इवेंचुअली डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में आपके पास सारी की सारी कंसिडरेशन सेम है। आपके पास आपको पता है कि आपको कंसिडरेशन पता है 1 मोल पर लीटर है, इवन कि जो कांस्टेंट्स होंगे वो भी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम के क्यों ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे डेल्टा जी जो होता है ऑब्वियसली इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कोई वेरिएबल कंसिडरेशन ले रहे हैं, डेल्टा जी नॉट ही होता है और वो इक्वल होता है आर टी प्लस। हम यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसिडरेशन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों की कंसिडरेशन सेम है 1 मोल पर लीटर, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम में और रिएक्ट भी इक्विलिब्रियम पे लेते हैं। अब ये रिएक्शन ऐसे चला जाएगा कि आपके पास डेल्टा जी की तो हमें जरूरत नहीं है, डेल्टा जी नॉट इधर ही रहेगा, और ये वाला साइड प्रोडक्ट जो है वो सारा दूसरी साइड पर जाएगा। तो आपको पता ही है कि जब दूसरे साइड पर चलेगा तो साइन आ जाएगा नेगेटिव का। फिर आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के ई क्यू। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की हुई हैं जिसमें आपको पता है कि ई क्यू 1 है, तो 1 का लॉग 0 होता है, तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी प्रेडिक्शन की हुई है। अब यहाँ पे क्या है कि डेल्टा जी इस बार पास में क्या होता है, पास में आपने रखना है कि ए जब बी में कन्वर्ट होता है, बी सी में कन्वर्ट होता है, सी डी में कन्वर्ट होता है। अगर ए और बी की जो आपके पास यहाँ पे जो क्या नाम है उसका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव भी है, और बी सी की भी डेल्टा जी नेगेटिव है, लेकिन अगर सी डी की पॉजिटिव है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ओवरऑल एडअप करोगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल डेल्टा जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बीच में एक पॉजिटिव आ गया, फिर भी फाइनल डेल्टा जी तो नेगेटिव रहेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स के बीच में डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए, ओवरऑल आपके पास पाथवे की जो है वो नेगेटिव ही रहेगी। फिर आपको पता है एटीपी जो है वो हमारे पास हमारा मेन एनर्जी कैरियर होता है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है, बेसिकली दो प्रोडक्ट्स हो रहे दो चीज़ें हो रही होती है, एक होता है एंडरजॉनिक रिएक्शन और एक एक्सरजॉनिक रिएक्शन होता है। एंडरजॉनिक रिएक्शन का होता है कि आपने आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो हमने हाइड्रोजन आयन को जो है वो हमने मैट्रिक्स से उसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में मूव करना होता है। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो उसके साथ कपल्ड होती है वो होती है एक्सरजॉनिक रिएक्शन, जो कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। अगर आपके पास यहाँ पे इनमें से कोई रिएक्शन नहीं होगा तो आपको पता है कि फेवरेबल कंडीशन तो नहीं होगी, आप बस एनर्जी यूज़ किया जा रहा है, एनर्जी हमें चाहिए भी। तो एंडरजॉनिक रिएक्शन में जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी आयन को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट पुल कर रहे हैं तो हमें एनर्जी वापस भी तो चाहिए। तो हम हाइड्रोलिसिस से वो है जिसकी एटीपी हाइड्रोलिसिस की बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा जी होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। कॉमन इंटरमीडिएट्स में यही बात की, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको जो है वो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप उसी में वो इस प्रोडक्ट को किसी और रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने एटीपी के बारे में थोड़ी सी डिटेल की बात की है। एटीपी उन्होंने बात की है कि आपके पास एटीपी किस तरह से बनता है, उसका रिएक्शन आप देख रहे हो कि उसका बहुत ही सिंपल सा उसका जो है वो स्ट्रक्चर है। आपने यहाँ पे एडेनिन बनाया, एडेनिन हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके थे। आपके पास डबल रिंग होता है, एक जो है वो आपके पास हेक्सागोनल रिंग होती है, पेंटागोनल रिंग होती है। हेक्सागोनल यहाँ पे नाइट्रोजन बनाना है और एक आपने यहाँ पे NH2 लगा देना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको पता है कि आपने उसी हिसाब से लगाने। फिर यहाँ पे राइबोस लगा दोगे, 3 फॉस्फेट बॉन्ड जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे आपने बताना चाहिए कि एक फॉस्फेट बॉन्ड जब हम तोड़ते हैं तो जो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। आपको पता है कि माइनस साइन लगाने की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने एंडोजोनिक या एक्सोजोनिक रिएक्शन को सेपरेट करना होता है, तो यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलना, -7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा छोड़ेंगे तो आपके पास एक और मिलेंगे, तो उसका मतलब टोटल हो जाएगा 14.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पता चले कि एक एटीपी, तो एक तो ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। दूसरा एटीपी कैसे बनता है, एटीपी बनता है 1 ATP इज इक्वल्स टू एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 ATP। ठीक है, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, आपको इसमें भी एनर्जी देनी पड़ती है। एंडोजोनिक रिएक्शन होता है तो ये एक्सोजोनिक होता है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे ये बात करनी है कि आपके पास ये जो प्रोसेस जो लास्ट में जो प्रोसेस होता है जिसमें लास्ट जो आपका फॉस्फेट रह जाता है उसमें आप वाटर एडअप करते हो, साथ आपके पास लास्ट फॉस्फेट वाला यानी कि ये वाला कंपोनेंट और ये सारा होता है, और जिसमें आपके पास ये फॉस्फेट रिलीज होगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग रिलीज हो जाएंगी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।